हेलो एवरीवन, और क्या हाल है सबके। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, नए पॉडकास्ट में। हमारे गेस्ट जो हैं डॉक्टर किशले, उनके साथ। तो इस पॉडकास्ट या एपिसोड का टॉपिक होने वाला है कीटो डाइट, और ये पहला पार्ट है जो आप देखेंगे। और इसमें हमने काफ़ी सवालों को कवर किया है। जैसे बेसिक सवाल होंगे इसमें, कीटो डाइट क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं कीटो डाइट के, हम इवॉल्व क्या खा के हुए हैं, हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है कीटो डाइट पर, या कीटोन्स का रोल क्या है बॉडी में, ब्रेन के लिए क्या बेटर फ्यूल है, फैट या कार्ब्स। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो प्लीज़ पूरा एपिसोड एंड तक देखिए। और ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्द अपलोड होगा। एंड एपिसोड बिगिंस इन 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, एंड स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। सेम हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ हम पहले भी वीगन डाइट पर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। तो इस बार का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो है कीटोजेनिक डाइट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू रघु, पॉडकास्ट में। थैंक यू रघु, थैंक यू जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, कीटोजेनिक डाइट पे जनरल पब्लिक में इसके जो डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, मैं चाहता हूं कि आज आप थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच से, जो आपने मेडिकल प्रैक्टिस करी है इतने सालों में, उसके बिहाफ पर जो आपका एक्सपीरियंस है, आप खुद भी एक कार्निवोर डाइट के प्रैक्टिशनर हैं और काफ़ी आपने अभी तक अचीवमेंट करी है इस डाइट से, लोगों की डिजीज़ को रिवर्स किया है, क्रॉनिक डिजीज़ को। तो उसके बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है कीटो डाइट से, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि जो हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कीटो डाइट के रिगार्डिंग, वो कितना वर्दी होगा लिसनिंग। हाँ यार, एक्चुअली अप्रोच ऑलवेज साइंटिफिक ही होता है मेरा, और इतना ज़्यादा साइंटिफिक होने की वजह से ये लोगों को सही लगती नहीं है, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है लोग साइंस को समझने में। तो एज यूजुअल, मतलब जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने हर चीज़ का रीज़न बताया था कि ऐसा क्यों वीगन डाइट क्यों सही नहीं है हमारे लिए। और आज के इस एपिसोड में भी हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे, साइंस के बारे में एक्चुअली डिस्कस करेंगे। एक्चुअल साइंस क्या है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल साइंस नहीं है, वो बास्टर्डाइज साइंस है। तो आज बात करते हैं फिर रियल साइंस पे, है ना। कुछ लोगों को फिर से हर्ट होने वाला है, बहुत लोग हर्ट होंगे आज फिर से। तो जहाँ तक बात रही कीटोजेनिक डाइट की, तो कीटोजेनिक डाइट का एक्चुअली ये एक्चुअली लोग इसको फैट डाइट बताते हैं। ये बोलते हैं अभी ट्रेंडिंग है, अभी पॉपुलर, अभी नया एक डाइट आया है, कुछ दिनों बाद चला जाएगा। मुझे नहीं लगता ये जाने वाला है अब, क्योंकि अब ये आया है, अब ये रहेगा एक्चुअली। क्योंकि फैट डाइट, लोगों को पता नहीं है कि फैट डाइट एक्चुअली होता क्या है। फैट डाइट मतलब एक्चुअली कोई न्यू डाइट आया है और उसका एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया, लोग अभी पॉपुलर हैं, मतलब बहुत टॉक्ड अबाउट है वो टॉपिक, वो डाइट, तो इसलिए लोग उसको कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, फैट डाइट ये है नहीं एक्चुअली कीटोजेनिक डाइट। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये एपिलेप्सी के लिए ट्रीटमेंट में आया था, ये फर्स्ट एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पर एक्चुअली पता नहीं है लोगों को कि हम एक्चुअली इवॉल्व ही किए हैं कीटोजेनिक डाइट पे। तो अगर हमारी ये डाइट नहीं होती तो हमारे लिए एक्चुअली ये डाइट इतना सूट नहीं करती, हम डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर पाते कभी इस डाइट से। तो क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक्चुअली डिज़ाइन है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो हर कुछ एक्चुअली इस पे ही इवॉल्व किए हैं हम। तो एक्चुअली वो पूरा सेट, एक मशीनरी जो है हमारा, एक बायोलॉजिकल मशीनरी जो है, वो एक्चुअली इस पे सेट है और इसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी चलती है। और जहाँ इससे हटकर अगर हम कुछ लेते हैं अपनी डाइट में, जो कीटोजेनिक डाइट को फॉलो नहीं करता है, जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं होता है, और वो ये ईयर्स एंड ईयर्स लग जाते हैं लोगों को डिजीज़ को एक डेवलप करने में। तब जाकर एक्चुअली लोगों को लगता है कि पता नहीं यार, सब कुछ तो सही था, अब ये ऑल ऑफ ए सडन क्यों हो गया। तो वो डिजीज़ को कभी भी डिजीज़ के लिए वो ब्लेम नहीं करते अपनी डाइट को, क्योंकि बचपन से खाते आ रहे हैं वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को, और उनको पता नहीं है कि उनका जो इवोल्यूशन हुआ वो एक्चुअली इस कीटोजेनिक डाइट पैटर्न पे ही हुआ। क्योंकि मोस्टली मीट और जो भी मीट का जो एसोसिएटेड फैट होता था उसको खा के ही हम इवॉल्व किए हैं। तो ये कोई नई डाइट नहीं है, ये मिलियन ईयर्स का जो इवोल्यूशन है हमारा। एक्चुअली होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में जो हम बोलते हैं, हम एक्चुअली होमो सेपियंस सेपियंस हैं, और हमारा जो इवोल्यूशन हुआ ये ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन ईयर्स का ये एक्चुअली हिस्ट्री है। तो हम एक्चुअली 2.5 मिलियन ईयर्स से इस डाइट को ले रहे हैं, जो मोस्टली मीट और फैट होता है डाइट में, और कुछ नहीं होता है।
तो अब इसको एक टिपिकल नेम देते हैं, एलिमिनेशन डाइट का भी नाम देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप हर कुछ हटा देते हो डाइट में और सिर्फ मीट खाने को बोलते हो। प्रॉब्लम यह है कि वो एक कंप्लीट फूड है आपका, और एलिमिनेशन कुछ नहीं है। हर एक एनिमल्स का एक प्रॉपर नीश होता है जहाँ पे वो इवॉल्व करते हैं, उनका एक हैबिटेट है, सब कुछ है, और वो उसी चीज़ को बेटर अडेप्ट करते हैं। अगर आप उससे हट के कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होती है। और अब क्योंकि 10,000 ईयर्स समथिंग मतलब पहले हमारा एग्रीकल्चर का वो कल्चर आया, और उसकी वजह से हमारी डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो गया। वो भी मतलब प्लांट बेस्ड फूड आइटम बहुत आ गए, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए। वो सारे फ्रूट्स जो एक्चुअली 100 to 200 ईयर्स पहले थे भी नहीं एक्चुअली, तो वो सारा ह्यूमन इन्वेंशन है। वो सारा फ्रूट्स एक्चुअली जो नेचुरल बताते हैं, सो कॉल्ड नेचुरल, वो नेचुरल नहीं है, वो इन्वेंशन है ह्यूमन का। और अपने प्लेजर को और अपने फन को वो सेटिस्फाई करते हैं एक्चुअली उस फ्रूट्स को लेकर के। तो शुगरी है पूरा पूरी, न्यूट्रिशन वाइज कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है वो ह्यूमंस के लिए। तो फूड का जो पर्पस है ना, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, वो इंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट नहीं होता है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। और ये पर्पस एक्चुअली आप नरिशमेंट के लिए अगर करेंगे तो मीट इज़ द ओनली फूड फॉर ह्यूमंस, और वो सफिशिएंट है। उसके अलग आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, और उससे कम कि आपको एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ खा नहीं रहे हो, बस मीट खा रहे हो, पर वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आप उसी को खा कर इवॉल्व हुए हो। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं रहा है। अब ऑल ऑफ ए सडन आप 10,000 ईयर्स पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट को इनकॉर्पोरेट करते हो डाइट में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को अडेप्ट कर पाई है। अभी तक नहीं कर पाई है, अडेप्ट कर गए, बिल्कुल नहीं कर पाई है, अभी भी नहीं कर पाई है, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसको अडेप्ट करने में फिर मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो आप वेट करो, या तो आप वेट करो जनरेशन टू जनरेशन, तब जा करके आपकी बॉडी जो अडेप्ट करेगी मिलियन ईयर्स में। और हो सके मिलियन ईयर्स के बाद हमारा एग्जिस्टेंस ही ना हो, हम एग्जिस्ट ही ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप अपने इवोल्यूशन स्टैंड पॉइंट से आप अपने अगर अपनी चीज़ों को आप अगर कंसिडर नहीं करते हैं, आप अपने इवोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते हैं, हमें साइंस में एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी और इवोल्यूशन नहीं पढ़ाया जाता है प्रॉपर्ली। और इस वजह से ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है इतना ज़्यादा है, लोगों में समझ ही नहीं पाते हैं, कोई रिलेट नहीं कर पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। प्रोपेगेंडा में सब लोग फंसे हुए हैं, हर लोग प्रोपेगेंडा के पार्ट हैं, या तो डायरेक्टली प्रोपेगेंडा करते हैं और या तो उसके विक्टिम हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो कीटोजेनिक डाइट का मतलब होता है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए ऑब्वियस फॉर्म में, जैसे कि रोटी, चावल, जो भी आटा वाली चीज़ है, गेहूं, बीट, राइस, स्टार्ची जो भी है, जहाँ पे स्टार्च होगा वहाँ पे वो कीटोजेनिक डाइट को फॉलो नहीं कर पाएगा उस पैटर्न को। तो उसको एलिमिनेट करना होगा आपको। सीरियल्स, व्हीट, मेज, कॉर्न, जितना ये सब आता है सब कुछ, सीरियल्स, ग्रेन्स में, इवन मतलब ग्रेन्स में तो आपका पल्सेस भी आता है, सब कुछ आ जाता है हमारा। बट पल्सेस को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि अब कीटो में भी डिफरेंट फॉर्म लोग करते हैं। कुछ लोग वीगन कीटो करते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन कीटो करते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन वीगन कीटो करेंगे तब तो आप पल्सेस लेंगे, और पल्सेस में भी कार्बोहाइड्रेट सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। तो एप्रोप्रिएट तो वो भी नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको मान सकते हैं कि हाँ उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कीटो डाइट में। बट एक्चुअली कीटो डाइट जो प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट है वो मैं तभी मानता हूँ जब आपका कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन बिलो 25 ग्राम्स हो या बिलो 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो। कुछ लोग डिफाइन करते हैं बिलो 50 ग्राम्स। तो 50 ग्राम्स एक्चुअली वो उस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि अगर हमारी जो डाइट होगी वो कार्निवोर डाइट नहीं होगी कीटो में, क्योंकि कीटो को हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं। वीगन फॉर्म में कर सकते हैं, वेजिटेरियन फॉर्म में कर सकते हैं, कार्निवोर फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर कार्निवोर फॉर्म में हम करेंगे देन डेफिनेटली हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक मोर देन 20 ग्राम नहीं जाएगा, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट जाना, क्योंकि हमारी डाइट में एग्स एंड मीट ही है और कुछ है नहीं डाइट में। और अगर हम वीगन फॉर्म करेंगे देन उसमें कहीं ज़्यादा चांस होगा कार्बोहाइड्रेट इनटेक का बढ़ने का, क्योंकि हम इवन डेयरी आइटम्स भी उसमें नहीं ले रहे हैं, और मोस्टली हम रिलाई कर रहे हैं प्लांट बेस्ड फूड्स पे। तो अगर हम कॉलीफ्लावर खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, तो उसमें कार्ब्स नहीं है, तो ऐसी बात है नहीं। एक्चुअली उसके भी बहुत सारे कार्ब्स जो हैं स्टार्ची होते हैं, बट एक्चुअली उस तरह से पोटैटो जैसा नहीं है, तो हम उसे मानते हैं कि ये एक्चुअली कीटो फ्रेंडली है सो कॉल्ड। तो मैं एक्चुअली अब सारे वेजिटेबल्स को कीटो फ्रेंडली नहीं मानता हूँ, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स को। कुछ लोग सिर्फ पोटैटो को कुछ लोग सिर्फ पोटैटो के लिए बोलते हैं कि वो कीटोजेनिक डाइट में नहीं रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एक्चुअली मतलब स्टार्ची हैं, एक्चुअली उसमें कार्ब्स हैं, और वो इम्पैक्ट करता है ब्लड शुगर लेवल को। और मैं कुछ भी बताता हूँ ना तो एक डिजीज के
कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। जैसे कोई पेशेंट एक डायबिटिक है, कोई पेशेंट ओबेसिटी है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक एक्चुअली जो हेल्थ कोचेज हैं, सो कॉल्ड डाइटिशियन, वो कीटोजेनिक डाइट को पहले तो इसमें बिलीव नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, और वो वेजिटेबल्स को इसलिए प्रमोट करते हैं। उनका कहना है कि उसमें नॉन स्टार्ची कार्ब्स है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली फाइबर्स को वो लोग इंक्लूड करते हैं और जो स्टार्ची कार्ब्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको मानते ही नहीं है कि वो कार्ब्स है। एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि फाइबर के रहने से स्टार्ची कार्ब्स का इम्पैक्ट जो होगा ब्लड शुगर पे वो नलीफाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इसको मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले वीडियो में भी मैं ऑलरेडी इसको डाइसेक्ट कर चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो फाइबर का होना और नहीं होना ये ब्लड शुगर के लेवल को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो इसलिए ये सब मिथ्स हैं, ये सब फैलेसी है। फैंटेसी में रहने में बड़ा मजा आता है लोगों को, जब भी रियलिटी चेक मिलती है उनको तो उनको हर्ट होता है एक्चुअली। तो कीटोजेनिक डाइट का मतलब ही हमारा ये है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का सीवियर रिस्ट्रिक्शन होगा। कुछ लोग इसको डिप्रिवेशन का नाम देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डिप्राइव कर रहे हो तुम। तो मैं बोलता हूँ डिप्रिवेशन तो उस चीज़ की होती है जिस चीज़ की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं हमारा, तो डिप्रिवेशन नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। और डाइट में इसका रिस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। और सिंपली यही है कीटोजेनिक डाइट हमारा, और इससे हट के कुछ नहीं होता है। कुछ लोग अब इसको और एक चीज़ और मैं एक्चुअली न्यूआंस बताऊंगा इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को लो करते हैं। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा 300 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहा है डेली और वो अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम कर देता है, 200 ग्राम्स कर दिया, ठीक है, और सिर्फ 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के रिस्ट्रिक्शन से आपका डाइट कीटोजेनिक नहीं हो गया। नॉट इवन लो कार्ब उसको हम कह सकते हैं। एक्चुअली लो कार्ब भी नहीं हुआ। एक्चुअली उसके लिए एक टर्म होता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट स्कोर, लो कार्बोहाइड्रेट स्कोर डाइट। तो आपका जो लो कार्बोहाइड्रेट जो कंटेंट था ना वो कम हो गया। तो स्कोर जो हम लोग बोलते हैं इस चीज़ को एक रिलेटिव मैनर में बोलते हैं कि अगर हमारी डाइट में पहले 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था तो अब 200 हो गया, तो रिलेटिवली हमारा स्कोर जो है कार्बोहाइड्रेट का वो कम हो गया। तो ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट भी नहीं है, ये लो कार्बोहाइड्रेट स्कोर डाइट है ना। तो अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट का रिस्ट्रिक्शन लेस देन 100 ग्राम नहीं है देन हम उसे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऑलवेज टोटल कैलोरी का, सो कॉल्ड कैलोरी जो हम बोलते हैं, जो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कैलोरी मॉडल में भी, तो उसका जो 10% होगा उससे लेस होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर हम 2000 खा रहे हैं कैलोरी, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक होगा उस 2000 का 10% हमारा कार्बोहाइड्रेट से आ रहा होना चाहिए, लेस देन 10% एक्चुअली, देन हम उसे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बोलेंगे, वरना लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम उसे नहीं बोलेंगे। और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का ही एक्चुअली एक्सट्रीम एक फॉर्म है कीटोजेनिक डाइट। बस यही है कीटोजेनिक डाइट, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफ़ी लंबा और डीप एक्सप्लेनेशन दिया आपने कीटोजेनिक डाइट का, और कैसे वेरिएशन फॉलो करते हैं लोग। कोई वीगन के साथ कीटो करता है, वेजिटेरियन कीटो करता है, या कार्निवोर कीटो करता है। ये भी एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है कीटोजेनिक डाइट की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे खूबसूरत तो हम कार्निवोर डाइट को ही मानेंगे कीटो फॉर्म में। और अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राइमरी बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ फॉलोइंग अ कीटोजेनिक डाइट। जैसे अक्सर डाइटिशियंस है, इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस एक्सपर्ट्स जो इंटरनेट पर हैं वो क्लेम करते हैं कि कीटोजेनिक डाइट अगर आप करेंगे तो उसके बाद जैसे वो मतलब बैलेंस डाइट में बिलीव करते हैं, जो एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो कीटोजेनिक डाइट को ऐसे देखते हैं कि अरे कीटो करा के इसने वेट लॉस करवा दिया, या कीटो करा के ये तो कोई भी कर लेगा वेट लॉस। तो वो प्राइमरी बेनिफिट्स क्या हैं कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करने के, आप उसके बारे में ज़रा सा ओवरव्यू दीजिए। एक बात मैं को बताऊंगा, बैलेंस डाइट में वही बिलीव करते हैं जिनकी खुद की लाइफ बैलेंस नहीं है। तो वो एक्चुअली यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो आपकी जब लाइफ बैलेंस नहीं होती है ना, आप कहीं ना कहीं आपका इनर पीस तो खराब हो रखा है सभी का। तो आप न्यू आइडियाज़ के लिए आप ओपन नहीं होते हो, है ना। तो न्यू आइडियाज़ के लिए जो ओपन नहीं होते हैं वो बहुत स्टबर्न टाइप के जो लोग होते हैं वही इस तरह की बात करते हैं, बैलेंस डाइट। क्योंकि बचपन से जो पढ़ाया गया है ना उनको, वो उससे हटते नहीं है। आप जैसे देखो ना, आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचता नहीं है। क्योंकि देखो ये हिंदू मुस्लिम ये लोग जो करते हैं सोशल मीडिया पे, उसी तरह के लोग यहाँ पे डाइट में भी वो डॉगमा शो करते हैं। और जो हम लोग जैसे लोग होंगे
उनको कोई मतलब नहीं है कौन किस रिलीजन का है, कौन किस कास्ट का है। हम लोग हमेशा ओपन होते हैं, तभी जा करके मैं बदला हूँ खुद भी। मैं कौन सा बहुत बचपन से कार्निवोर डाइट या फिर मीट बेस्ड डाइट फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन बदलना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वजह से। और एक्चुअली एकेडमिक्स का इशू ये है कि उस चीज़ को पढ़ के ना हम उसे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है इसने ही सब कुछ दिया, हमें डिग्री दी, गोल्ड मेडल दिया, तो हम इससे हट के क्यों बोलें। तो वो एक बायस रहता है लोगों के साथ, स्पेशली वैसे लोगों के साथ जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर्स हैं, क्योंकि और कहीं ना कहीं वो खुद में प्राउड भी फील करते हैं कि उनको याद है कि ये चीज हमें पढ़ाई गई थी और ये चीज अगर हम बोल रहे हैं तो मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ रही है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि दैट आई एम टॉकिंग साइंटिफिकली, आई एम टॉकिंग विद एकेडमिक, वो वही, वरना वही वाली बात हो जाती है कि जिस थाली में खाया उस थाली में ही छेद कर रहा है। तो तो मैं तो कहता हूँ कि यार जिस थाली को तुमने परोसा था मेरे सामने उसमें ऑलरेडी छेद था, है ना, मैं तो बस दिखा रहा हूँ कि तो छेद कहाँ पे एक्चुअली, तो मैं छेद कर नहीं रहा हूँ, मैं छेद को दिखा रहा हूँ। तो जो टॉपर्स होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो ऐसा सोचते नहीं। और जहाँ तक बात रही, मैं खुद नहीं चाहता कि हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो, लेकिन जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ और लोगों को भी समझ नहीं आएगा। तो ये कोई टिप्स वाली बात नहीं है, जब साइंस की बात हो रही है तो थोड़ा लंबा जाएगा। क्वेश्चन तुमने पूछा है, मैं सोचता रहता हूँ हमेशा कि इसको शॉर्ट में निपटा दूंगा, लेकिन बोलते हुए जब मुझे ऐसा लगने लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तभी जाके मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। और जहाँ तक तुम्हारे इस प्राइमरी बेनिफिट्स की बात है, तो प्राइमरी बेनिफिट्स एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि वो कीटोन बॉडी के जनरेशन से होता है, क्योंकि हम कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं। और कीटोजेनिक डाइट जब भी हम फॉलो करेंगे तो हमारे फैट का जो ब्रेकडाउन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी मोस्टली हमारे फैट पे रिलाई कर रही है एनर्जी पर्पस के लिए, और कीटोन्स का जनरेशन होगा, और वो सारा बेनिफिट देन हमें कीटोन से मिलेगा, क्योंकि कीटोन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है ना। मैक्सिमम लोग एक्चुअली कीटोन बॉडीज को तो कुछ मानते ही नहीं है, वो तो सोचते हैं वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। हम उसको जनरेट कराते हुए हम इवॉल्व किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारी स्टडीज ऑलरेडी हो रही हैं या हो चुकी हैं, पर वो डायरेक्टली कीटोजेनिक, एक्चुअली कीटोन बॉडीज का वो इफेक्ट है बॉडी पे, या फिर कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन का इफेक्ट है, ये एक्चुअली डाइसेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट नहीं कर सकते जहाँ पे वो एग्जैक्ट चीज़ हमें पता लगता है कि वो कीटोन बॉडी है डायरेक्टली जो हमें एडवांटेज दे रहा है, या वो स्टेट है कीटोजेनिक स्टेट, एक कीटोसिस एक स्टेट होता है बॉडी का, जिसमें ब्लड में कीटोन्स रहता है सर्टेन लेवल का डिटेक्टेबल अमाउंट में, या फिर उस स्टेट की वजह से एक, जैसे कहते हैं ना, कॉजेशन एंड एसोसिएशन। तो बस वही वाली बात है। अब कीटोसिस स्टेट अगर है तो हो सकता है वो कीटोसिस स्टेट किसी और चीज को प्रमोट कर रहा होगा जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है, या फिर डायरेक्टली कीटोन बॉडी है वो हमें डायरेक्टली बेनिफिट दे रहा है। तो वो तो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन के लिए, लेकिन जो प्राइमरी बेनिफिट मिल रहा होता है वो एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट के रिस्ट्रिक्शन से मिल रहा होता है, क्योंकि जिस चीज को हम खाकर इवॉल्व नहीं हुए हैं उस चीज के लिए हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उस चीज को हमने प्रोड्यूस किया है, मोस्टली हमने इंजेस्ट नहीं किया उसको डाइट के फॉर्म में। तो जो भी बेनिफिट मिलेगा कीटोजेनिक डाइट का वो प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट के रिस्ट्रिक्शन से मिलेगा, ना कि कीटोन बॉडी के जनरेशन से मिलेगा। और दूसरा जो रीजन होता है बेनिफिट मिलने का वो ये होता है कि हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट को मिक्स नहीं कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में। हमारी डाइट में, कीटोजेनिक डाइट में, फैट बहुत हाई है और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट निल है अगर हम कार्निवोर डाइट फॉलो कर रहे हैं, या तो अगर है भी तो 5% है, जो बहुत कम है, लेस देन 50 ग्राम। तो एक्चुअली जो मिक्सिंग होती है ना ये कार्बोहाइड्रेट फैट की, इस मिक्सिंग की वजह से ही बॉडी में प्रॉब्लम आती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का इश्यू जनरेट होता है ओवर द ईयर्स। और इस चीज को हम एलिविएट कर पाते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइट से एलिमिनेट करके। तो ये दो रीजन मैं मानता हूँ। तो अल्टीमेटली बात वही हुई कि कार्बोहाइड्रेट को हटाएंगे तभी तो वो मिक्सिंग को हम अवॉइड कर पाएंगे, है ना। तो जो एक्चुअली प्राइमरी बेनिफिट है वो कार्बोहाइड्रेट के रिमूवल का बेनिफिट है, ना कि कीटोन बॉडी के जनरेशन का एक्चुअली डायरेक्टली कीटोन बॉडी का इफेक्ट मिल रहा है। हम ये प्रूव नहीं कर पाए एक्चुअली कि वो जो भी कीटोजेनिक डाइट का बेनिफिट है वो डायरेक्टली कीटोन बॉडी से हमें मिल रहा है।
ये एक्चुअली प्रूवन नहीं है, वो बस गेस वर्क है, एसोसिएशन है कि कीटोन बॉडी है और साथ में क्योंकि बेनिफिट मिला तो हम ऐसा रिलेट कर देते हैं कि वो बेनिफिट शायद कीटोजेनिक डाइट से आ रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कॉजेशन एसोसिएशन के लिए। कॉजेशन एक्चुअली होता है कि वो डायरेक्टली वो कॉज कर रहा है कोई चीज, कोई अगर फैक्टर है, जैसे एक स्मोकिंग हुआ, और अगर वो स्मोकिंग अगर वो एक्चुअली कॉज है किसी चीज का, तो उसके लिए हमारा दो पॉपुलेशन ग्रुप में सब कुछ कंट्रोल्ड होना चाहिए। बस एक ग्रुप में डिफरेंस ये होगा कि एक ग्रुप स्मोक करेगी, एक ग्रुप स्मोक नहीं करेगी, है ना। और उस तरह का कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट नहीं करते हैं। तो जितने भी ट्रायल्स स्टडीज हम पढ़ते हैं गूगल पे और वेब्स पे, वो कोई एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल ट्रायल नहीं होता है, वो एक एसोसिएशनल होता है। यहाँ पे हम फॉलो करते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी बोलते हैं उसे हम, कि दो ग्रुप है एक्चुअली। एक ग्रुप में देखा गया कि 10 साल से हम फॉलो कर रहे थे, एक ग्रुप स्मोकर्स ग्रुप थे, एक ग्रुप एक्चुअली नॉन स्मोकर ग्रुप थे, और देखा गया स्मोकर्स ग्रुप में कैंसर ज्यादा देखा गया, है ना। नॉन स्मोकर ग्रुप में कैंसर, इसी तरह होती है सारी स्टडी। नॉन स्मोकर ग्रुप में एक्चुअली कैंसर कम देखा गया। तो इससे हम एक्चुअली ये इन्फ्रेंस हम निकालते हैं कि कैंसर में भी एक्चुअली स्मोकिंग से आ रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम स्मोकिंग को एक्चुअली कॉज बता नहीं सकते। आइडियली साइंटिफिकली उसे कॉज बताना सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपने दोनों ग्रुप के कंट्रोल्ड वेरिएबल्स को, आपने एक्चुअली वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया। अगर कोई नॉन स्मोकर था तो उसको कैंसर में भी शायद इसलिए ना हुआ हो क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, डाइट अच्छी होगी, है ना, बहुत सारी चीज है, अदर हेल्दी हैबिट्स होंगे उसके पास जिसकी वजह से उसको कैंसर नहीं हुआ। और जो स्मोकर्स ग्रुप होंगे उनकी अदर चीजें भी अच्छी नहीं होंगी, डाइट भी अच्छी नहीं होंगी, और स्मोक भी करता होगा, अल्कोहल भी लेता होगा। तो आप सारे फैक्टर्स को तो आप कभी भी कंसिडर नहीं करते ना, आप सिंपली फॉलो करते हो, और वो भी इतना पुअरली ऑब्जर्व्ड होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन करते हो कि कितना सिगरेट पिया तुमने, तो वो सामने वाला बंदा बोलता है कि बस 5-6 ज्यादा नहीं, और वो 15 पी रहा होता है ना। तो कभी भी वो सही नहीं बताता है। तो ये एक्चुअली ये सारे बाइसेस हैं, इसकी वजह से जो स्टडीज का ये सारे स्टडीज है ये तो मैं पढ़ता ही नहीं, स्टडीज पढ़ना मैं छोड़ दिया क्योंकि ये सारे एसोसिएशनल स्टडीज हैं, और एसोसिएशनल स्टडीज कभी भी कॉज को इन्फॉर्म नहीं कर सकता, कॉज के बारे में नहीं बता सकता कि ये एक्चुअली इससे आया है। और एसोसिएशनल स्टडीज ही हम कर सकते हैं। हम कभी भी उस तरह का एक्सपेरिमेंट, इंटरवेंशनल ट्रायल नहीं कर सकते लैबोरेटरी में बंद करके किसी को, वो एथिकल नहीं है एक्चुअली। एथिकल कमेटी से हमें अप्रूवल भी नहीं मिलेगा। तो हम एक्चुअली बस इन्फ्रेंस बेस्ड एक्चुअली हम सारा कुछ ड्रामा कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कीटोन बॉडी अगर बॉडी में जनरेट हुई है, वो बेनिफिट एक्चुअली कीटोन बॉडी का है, ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है जिस वजह से कीटोन बॉडी जनरेट हो रही हो सकता है क्योंकि अदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, हो सकता है उससे बेनिफिट आ रहा होगा, हो सकता है कीटोन बॉडी उसका जस्ट एक आउटकम है ना, मेटाबॉलिज्म का जो भी है प्रोसेस से चल रहा है। तो ये एसोसिएशन कॉजेशन होता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रिस्क फैक्टर डॉक्टर्स को समझ नहीं आता है, एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या होता है वो समझ नहीं आता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या होता है वो समझ नहीं आता है। आते हैं सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं गर्ड स्मोकिंग से होता है, कैफीन से होता है। नहीं, गलत है, रिस्क फैक्टर नहीं है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। अगर आपको गर्ड है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं उसे, उसमें एसिडिटी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट्स को, और उसके लिए बताते हैं कि कैफीन लेना बंद कर दो, ये फैटी फूड्स खाना बंद कर दो। उसका तो खैर कोई रिलेवेंसी नहीं है फैटी फूड बंद कराने का। और मैं बोलता हूँ वो रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर हम उसे तब बोलेंगे जब किसी पेशेंट के आप सब चीज को फिक्स कर दिया आपने और स्टिल वो स्मोक कर रहा है और उसके पास गर्ड है। मैं ऐसे आज तक कोई पेशेंट नहीं देखा हूँ जिसके लाइफस्टाइल को फिक्स कर दिया तुमने और उसके बाद अगर तुम उसे कैफीन वो ले रहा है बंदा और उसको गर्ड है। नहीं होता गर्ड ऐसा। गर्ड तभी होता है जब उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है और साथ ही साथ वो स्मोकिंग भी कर रहा होता है, अल्कोहल भी ले रहा होता है ना। तो कॉज हम तब बताते जब उसका डाइट सही होती, उसकी डाइट अच्छी होती, उसके लाइफस्टाइल में और कुछ नहीं होता, सिर्फ स्मोकिंग कर रहा होता और उसे गर्ड होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ स्मोकिंग नहीं कर रहा है, उसकी डाइट भी अच्छी नहीं है। तो पहले आप डाइट फिक्स करो, डाइट फिक्स करने के बाद अगर उसकी गर्ड ठीक नहीं हो रही है और अगर स्मोकिंग को हटाने के बाद उसका गर्ड ठीक होता है, देन तुम कह सकते हो कि स्मोकिंग एक्चुअली एक रिस्क फैक्टर है। और ऐसा होता नहीं है क्योंकि डाइट फिक्स करने के बाद अगर कोई स्मोक करेगा तो उसे गर्ड नहीं होगा।
तो ये बेसिक्स है, Right, ये exactly. एक्चुअली बेसिक्स है, किसी को कुछ नहीं पता है, तभी तो मैं बताता हूँ। इसी चीज का गर्व है या घमंड है जो कह लो, है ना। तो यही है, जैसे लोग बोलते हैं कि तुम कौन होते हो, मैं बोला मैं जो होता हूँ वो तो खैर छोड़ दो, लेकिन जो मैं बताता हूँ, अगर उतना इंटेलेक्ट है तुम्हारे पास समझने का तो समझने की कोशिश करो। मैं कौन हूँ वो तो समय बता ही देगा, सही बात, मैं कौन हूँ। बिल्कुल सर। तो बस यही है। तो कीटोजेनिक डाइट का प्राइमरी बेनिफिट हमने डिस्कस कर लिया, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के रिस्ट्रिक्शन से आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट के एलिमिनेशन से आ रहा है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है मिक्सिंग से कार्ब्स और फैट को, इसको मैंने बहुत डिस्कस किया, बैलेंस डाइट में ही मैं बताया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं पब्लिक, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख लेंगे उस वीडियो को। तो ये रही बात इस पे प्राइमरी बेनिफिट्स की। ओके, तो ये तो हुआ बेनिफिट्स की बात। अब बात करते हैं जो पोटेंशियल रिस्क्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं एसोसिएटेड विद कीटोजेनिक डाइट, इसके बारे में थोड़ा सा आप एलैबोरेट करिए। जो मतलब कहा जाता है कि अरे फैट डाइट है, या कोई भी मतलब जो कॉमन ट्रेंड है चलता है इस बारे में कि नेगेटिव बिचिंग करना डाइट के बारे में, उस पर थोड़ा डिस्कस करिए सर। हाँ, ये एक्चुअली ना फैट है ना बैड है ना, ये एक्चुअली प्रॉपर डाइट है हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, और इस चीज़ को समझना है। Okay. तो एक्चुअली कीटोजेनिक डाइट, ये लॉजिकली सोचना है कि जिस डाइट को हम लेकर इवॉल्व किए हैं वो डाइट का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्यों होगा। अगर हम ये डाइट नहीं ले रहे होते देन हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। तो ये सब जितने चंगू मंगू सब आ जाते हैं बहस करने को मेरे से, ये लोग रहते ही नहीं एक्चुअली, इस चीज़ को ये समझते नहीं है। तो ना रहते तुम, ना तुम मेरे से बहस करते, क्योंकि तुम्हारा रहना ये बता रहा है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने क्या खाया है। और इसकी एक्चुअली जो प्रूफ है वो एक्चुअली स्टेबल आइसोटोप टेस्टिंग में पता लगती है। स्टेबल आइसोटोप टेस्टिंग में एक्चुअली नाइट्रोजन 15 आइसोटोप एक होता है जो हम देखते हैं कोलाजन में। बोन की कोलाजन एक प्रोटीन है जो बोन्स में होता है, और भी स्किन में और भी हर जगह है एक्चुअली कोलाजन प्रोटीन। तो उस कोलाजन की टेस्टिंग जब होती है, रेडियो लेवल टेस्टिंग बोलते हैं उसे, और उसमें ये पता लगता है कि हमारा जो कोलाजन जो है वो मोस्टली नाइट्रोजन 15 का है। एक नाइट्रोजन 14 भी होता है, एक नाइट्रोजन 15 होता है, दो आइसोटोप हैं जैसे नाइट्रोजन के। तो एक नाइट्रोजन 14 है, एक नाइट्रोजन 15 है। तो हमारी जो कोलाजन में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 15 है, जो इंडिकेट करता है कि हमारी जो बोन है, जो हमारी बॉडी है, वो मोस्टली मीट खा के ही इवॉल्व हुई है, तभी N15 है। अगर हम प्लांट्स खा रहे होते मोस्टली देन हमारे कोलाजन में नाइट्रोजन 14 होता, नाइट्रोजन 15 नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ को कोई एक्चुअली कंसिडर नहीं कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि इस चीज़ को अगर कोई कंसिडर कर लेगा तो जितना प्रोपेगेंडा चल रहा है ना ये सब बंद हो जाएगा। तो डिनाई करना होता है, ये सब को डिनाई करो, मानो नहीं, डराओ, फियर मॉन्गरिंग करो, तब जाकर के लोग जो साइंस से भागेंगे और गलत गलत चीज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बीमार रहेंगे और बिजनेस होगी उससे। तो यही है नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15 टेस्टिंग, और ये एक ऐसा एविडेंस है कि जिसके बाद डिबेट होना ही नहीं चाहिए कि हमने क्या खाया है। आज से 20,000 पहले तक, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब आज से 20,000 पहले तक हमने नहीं खाया है उस तरह से, मतलब मोस्टली मीट। ये कह सकते हैं लास्ट 8 to 10,000 में हमारी डाइट ड्रास्टिकली चेंज हुई है। 10,000 से पहले या फिर 20,000 पहले हमारी जो कोलेजन टेस्टिंग हो रही थी क्योंकि ये एक्चुअली जो स्केलेटल रिमेन्स है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी में आता है। ये सब स्केलेटल रिमेन्स में ये पता लगता है। तो जो भी स्केलेटल रिमेन्स हमारा 20,000 साल पहले का है, उस रिमेन्स में, उस स्केलेटल रिमेन्स के कोलेजन में हमारा N15 ही मिलता है, नाइट्रोजन 15 मिलता है। उसके बाद जो अब हमारा कोलेजन होगा वो नाइट्रोजन 14 मिलेगा। तो अब तो मिलेगा ही ना, अब तो हम खा नहीं रहे ना बेसिकली उस चीज़ को ज़्यादा मोस्टली डाइट में। तो स्टेपल डाइट जब हमारा व्हीट राइस होगा तो हमारे कोलेजन में नाइट्रोजन 15 नहीं, नाइट्रोजन 14 होगा। लेकिन हमें रिसेंट 10,000 ईयर्स और 20,000 ईयर्स का हमें नहीं देखना होता है, हमें ये देखना है कि 20,000 पहले से हमने क्या खाया है। और वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो जो पीरियड था वो हमारे लिए लंबा था, वो सफिशिएंट पीरियड था हमारे लिए जिसमें हम इवॉल्व किए थे, अडेप्ट किए थे। ये नहीं है सफिशिएंट पीरियड। अगर ये इनफ पीरियड होता हमारे लिए देन हम इतने क्रॉनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहे होते। हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली, और ये सारा प्रॉब्लम एक्चुअली मेटाबॉलिज्म के एरर का है, मेटाबॉलिक डिजीज है बस, और कुछ नहीं। तो बस यही है, यही एविडेंस है, यही साइंस है। न्यूट्रिशन फील्ड में कोई साइंस नहीं है, उसमें तो प्रोपेगेंडा है बस, है ना। वो जो स्टडीज है वो तो कोई एविडेंस बेस्ड स्टडीज वो है नहीं, वो तो एसोसिएशनल स्टडीज है। एसोसिएशनल स्टडीज ये सब लोग पढ़ते हैं,
प्रिवेंटिव एंड सोशल ये मेडिसिन होता है, कम्युनिटी मेडिसिन होता है हमारा। और पीएसएम में एक्चुअली हमें पढ़ाया जाता है एसोसिएशन डू नॉट एस्टैब्लिश कॉजेशन। एसोसिएशन जो ये नहीं बताता कि वो कॉज है। अगर ओबेसिटी हमारे पास है तो ओबेसिटी अगर साथ साथ है और डायबिटीज हो गया तो हम ये नहीं कह सकते ओबेसिटी ने डायबिटीज कराया। ओबेसिटी एक एसोसिएशन है, कॉज नहीं है वो। ओबीज होते हुए बहुत लोगों को डायबिटीज नहीं है, तो आप कॉज नहीं बता सकते ना ओबेसिटी का। ओबेसिटी एक एसोसिएशन है, कॉज तो डाइट है, क्लियरली डाइट है, अनइक्विवोकली डाइट है एक्चुअली। सिर्फ और सिर्फ कॉज हमेशा डाइट होता है। बाकी जितने चीजें हम पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर में, वो एक्चुअली रिस्क फैक्टर नहीं है, वो एसोसिएशन है बस, और कुछ नहीं है। कॉज हमेशा डाइट है, और कॉज हमेशा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो एक्चुअली डाइट से आ रहा होता है। तो हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कॉज बता सकते हैं, रिस्क फैक्टर बता सकते हैं, या फिर डाइट को बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारा उसी डाइट से आ रहा होता है। तो ये सब बेसिक समझना पड़ेगा। अब गोल्ड मेडलिस्ट को अब कौन समझाए, मैं ही समझाऊंगा ना, और तो कोई है नहीं मेरा अलावा समझाने वाला। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट को मुझे समझाना था वो समझा दिया एकेडमिक्स के समय। अब एकेडमिक्स के बाहर जो मैं समझा सकता हूँ वो तो मैं सभी को समझाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स या पोटेंशियल रिस्क की जब बात करते हैं, तो जब व्हेन अ मदर गिव्स अ बर्थ टू अ बेबी, तो वो बेबी भी ऑलमोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग पर ही डिपेंड होता है। अब वो भी कीटो स्टेट में ही है एक्चुअली तो उसको यस है ना। तो 6 महीना, साल भर या 2 साल, 1.5 साल, जितने दिन भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है बेबी, वो कीटो स्टेट में ही या उस मतलब फेज में ही उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है। तो जो चीज़ हमें इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम ग्रोथ करवा रही है बॉडी को, तो वो साइड इफेक्ट्स कैसे दे? भाई मैं बता रहा हूँ, अगर कोई साइड इफेक्ट्स अगर हम मान भी लेते हैं ना, तो एक्चुअली वो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं फ्रॉम वन डाइट टू अनदर डाइट, है ना। एक डाइट से हम दूसरी डाइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, देन डेफिनेटली हमारी बॉडी एक टाइम लेती है अडेप्ट करने के लिए। तो वो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का एक टाइम होता है, वो बॉडी को हमें देना है। अगर उस ट्रांजिशन को हम इस तरह से, उस डाइट को हम इस तरह से फ्रेम करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में करें कि किस तरह ट्रांजिशन करना है, देन हमें वो सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। अगर प्रॉपरली तरीके से करें, क्योंकि वो प्रॉपर मैनर में ना वो कर नहीं पाते, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं। अगर हम देखते भी हैं तो वो एक्चुअली बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं है। तो अगर हम प्रॉपरली ट्रांजिशन करें, देन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और साइड इफेक्ट होने का दो ही कारण है, या तो आप प्रॉपरली ट्रांजिशन नहीं कर रहे हो, और वजह हो सकती है या तो आप खुद से कर रहे हो, या तो आपका कोच अगर करवा भी रहा है तो उसे आता नहीं है। क्योंकि आजकल तो सभी लोग कोच बने बैठे हैं एक्चुअली, है ना, हर लोग कोच है। बिल्कुल, न्यूट्रिशन एक ट्रांसफॉर्मेशन करिए, कोच बन गया। न्यूट्रिशन साइंस एक ऐसा स्पेस बन के रह गया है अभी, हेल्थ इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, कि हर लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं इस फील्ड में, और एक्चुअली कोई नहीं है एक्सपर्ट। मैं बता रहा हूँ, अच्छे पीएचडी जो भी ये सब डिग्री लेके बैठे हैं, पीएचडी करके, मैं देख रहा हूँ, वो आके बोल रहा है शुगर इज हेल्दी, पीएचडी करके बैठे हैं ये लोग। मॉडरेशन में सब वो बोलता है, वो कहता है आकर कि तुम्हारे डाइट का मेजर पार्ट ये शुगर हो सकता है विदाउट कॉजिंग यू एनी इल इफेक्ट, एक्चुअली ऐसा करके बोलता है। और ये लोग पीएचडी हैं। तो क्रेडेंशियल की वजह से, डिग्रीज की वजह से ना, पब्लिक जो है थोड़ी सी कन्विंस हो जाती है। अगर आप कुछ भी बोलोगे, अगर आप ये बोलोगे ना कि अल्कोहल से लिवर प्रोटेक्ट होता है ना, लिवर हेल्थ बेटर होता है स्मॉल अमाउंट में, तो लोग मान रहे हैं ना, उस चीज़ को भी तो मान ही रहे हैं, है ना। क्योंकि उसको भी बोलने वाले लोग इसी टाइप के लोग हैं, कुछ डिग्रीज ले लिए, पीएचडी कर लिए, मास्टर हो गए, और उसके बाद कुछ बोल रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो थॉट है और जो आप बता रहे हो, जो डिलीवर कर रहे हो, उसकी वेरासिटी या करेक्टनेस कितनी ज़्यादा है, वो डिग्री डिसाइड नहीं करेगी। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, वो क्योंकि वो डिग्री, जिस एकेडमिक से आप डिग्री लियो ना, वो एकेडमिक्स ही गलत है। वही इसी चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ। इसीलिए मेरे सामने आकर के कोई एकेडमिक्स की बात करता है, मैं बोलता हूँ कि जिस चीज़ को मैं खुद गलत बता रहा हूँ, उससे तुम कितनी भी डिग्री ले लो, गोल्ड मेडल उठा लो, सर्टिफिकेट्स उठा लो, उसका कोई मतलब नहीं है ना उस पर बहस करने का। यही है बस कहने का मतलब। तो जो भी एक्चुअली साइड इफेक्ट्स है, एक्चुअली वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारा कोच एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं है मेरी तरह, है ना। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना पड़ता है। और या तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उस तरह से कि तुम उसको प्रॉपर्ली ट्रांजिशन कर पाओ। तो कीटोजेनिक डाइट का इटसेल्फ तुम्हारा कोई साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा होता है, एक्चुअली उस ट्रांजिशन का साइड इफेक्ट है।
क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस पर अडेप्टेड नहीं है उस डाइट पे, तो उसका साइड इफेक्ट हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, 2 वीक्स 3 वीक्स समथिंग। उसके बाद बॉडी उस डाइट पे अडेप्ट कर जाती है, देन हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रन करती है, अनलेस अनटिल हमारी डाइट में फिर से कार्बोहाइड्रेट ना आए, क्योंकि जब वो आएगा देन फिर से उसी डायरेक्शन में फिर तुम जाओगे, फिर से वहीं पे पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था तुमने। एग्जैक्टली। तो कोई ये तो बात हुई एडेप्टेशन। बेसिकली मेरे कहने का मतलब साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं होता है, और जो होता है उसको फिर मैं आगे बताऊंगा अभी, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म जो भी है, सो कॉल्ड जो भी बताते हैं लोग, मजा आएगा उसमें बहुत। एग्जैक्टली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैन यू एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड हाउ अ कीटोजेनिक डाइट वर्क्स टू प्रमोट वेट लॉस या फैट लॉस? कीटोजेनिक डाइट का जैसे मैंने बताया ना, प्राइमरी बेनिफिट जो हम किस वजह से हम डिराइव कर पा रहे हैं, तो सेम वही साइंस यहाँ पे भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट हटाते हैं तो सिर्फ सो कॉल्ड कैलोरी को नहीं हटाते हैं, हम उससे आ रहे इंसुलिन को भी लोअर डाउन करते हैं, उसके रिस्पॉन्स को कम करते हैं। और इंसुलिन का काम होता है फैट को स्टोर करना। इस पे तो कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इंसुलिन अगर नहीं होगा हमारे पास, तो हमारे पास ना मसल मास होगा ना ही फैट मास होगा। तो इंसुलिन का एक्चुअली काम है फैट को स्टोर करना। अब वो फैट एक्चुअली हमारा या तो कार्ब से आ सकता है, या तो प्रोटीन से शुगर, या फिर शुगर से फिर फैट बन जाएगा, और या तो डायरेक्टली फैट से फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही 3 सोर्स है हमारा फैट का। तो अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट होगा देन इंसुलिन होगा, और इंसुलिन होगा तो उस कार्ब्स को वो पुश करेगा फैट को स्टोर करने में, है ना। कार्ब्स, क्योंकि सारे कार्ब्स जो हम खाते हैं इतने ह्यूज अमाउंट में, वो सारे कार्ब्स यूज नहीं होते एनर्जी पर्पस के लिए, इस बात को समझना होगा लोगों को। और एक्स्ट्रा कार्ब्स जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, वो हमेशा बॉडी उसको स्टोर करना चाहेगी, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में इतना टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी अपनी तरफ से उसको न्यूट्रलाइज करती है, और न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका होता है उसको फैट में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि अगर वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है सर्कुलेट होगी हमारी बॉडी फ्लूइड्स में, और वो ग्लाइकेशन करेगी, मतलब सारे प्रोटीन से अटैच होगी, और सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का ग्लाइकेशन होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं आपको, जैसे फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं। बिल्कुल। डायबिटिक्स में फ्रोजन शोल्डर होता है जिसमें कंधा उठता नहीं है पेशेंट का, और जितना भी ग्लाइकेशन है, इवन HbA1c में हम जो देख रहे हैं, हेमोग्लोबिन A1c हमारा बढ़ा हुआ, हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, शुगर मॉलिक्यूल अटैच हुआ उससे, और हेमोग्लोबिन के फंक्शन को अब वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो आपको लेथार्जी लगे, क्योंकि आपकी हेमोग्लोबिन डिलीवरी नहीं होगी प्रॉपर। तो आयरन वगैरह जो भी है प्रॉपर, जो भी हेमोग्लोबिन कंटेन कर रहा है, ये सारा इशू अब उसकी वजह से होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी को चाहिए सर्टेन अमाउंट में, एक हेल्दी रेंज में। तो अगर हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को तुमने छेड़ा, देन हेमोग्लोबिन का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो स्ट्रक्चर ही डिक्टेट करता है उसके फंक्शन को। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर वो रहा नहीं जैसा ओरिजिनली था, वो ऐसा नहीं है कि हेमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड नहीं है, वो है, क्योंकि जो भी सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है नॉर्मल रेंज में 70 to 100, वो तो कुछ ना कुछ हेमोग्लोबिन को ग्लाइकेट करके रखा ही है ना, तभी तो हम HbA1c नॉर्मल 5 तक हम एक्सेप्ट करके बैठे रहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा वो स्पाइक आएगा कार्बोहाइड्रेट से, और वो ग्लाइकेशन कराता है, और वो ग्लाइकेशन बहुत ज्यादा ना हो, बॉडी उसके लिए एक मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म में उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमेशा बॉडी तुरंत फैट में कन्वर्ट करती है, और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एक्चुअली। अगर बॉडी फैट में कन्वर्ट नहीं करेगी तो हम बहुत जल्दी हम एक्चुअली किसी डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, लाइफस्टाइल डिजीज को। हम डिजीज को ईयर्स एंड ईयर्स लेते हैं डेवलप करने में, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को कहीं ना कहीं डंप कर देती है, किसी ना किसी फॉर्म में उसको न्यूट्रलाइज करना चाहती है। इसलिए हम 10 साल 20 साल लेते हैं डायबिटीज को डेवलप करने में। ओबेसिटी डेवलप करते हैं, लेकिन डायबिटीज इतनी आसानी से डेवलप नहीं करते, है ना। तो यही फंडा है एक्चुअली। तो जहां तक हमारी जो बात रही इसकी, तो बात बस वही है, कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेशन से ही हमारा सारा कुछ आ रहा है। साइंस जो है एक्चुअली वो इसका है कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो इंसुलिन नहीं होगा, और इंसुलिन नहीं होगा तो हम कार्बोहाइड्रेट को फैट के फॉर्म में तो स्टोर नहीं ही करेंगे, फैट को भी फैट के फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि फैट को फैट के फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमारे पास एक सर्टेन लेवल का हाई इंसुलिन चाहिए होता है, और वो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइट से आ रहा होता है, ना कि हाई फैट डाइट से आ रहा होता है। तो अगर हमारे डाइट में सो कॉल्ड हाई कैलोरी फैट डाइट भी है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हम सो कॉल्ड बोलते हैं कैलोरी सरप्लस में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैलोरी सरप्लस में रहता हूँ, बट स्टिल मेरी बॉडी फैट स्टोर इसलिए नहीं करती है क्योंकि मेरे पास इंसुलिन नहीं है उसको स्टोर करने के लिए।
इसलिए टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि उसके पास इंसुलिन नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, पेशेंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, तभी वो पेशेंट एक्चुअली वेट लूज करना शुरू करता है। फैट मास भी नहीं होता उसके पास, मसल मास भी नहीं होता है, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इंसुलिन चाहिए, वो भी नहीं है उस बंदे के पास, टाइप 1 वाले के पास, तभी तो वो लूज कर रहा है। तो तुम उसको कितना भी खिला दो, फैट खिला दो, वो बंदे का वेट गेन नहीं होगा। तो कैलोरी थ्योरी तो यहीं पे फेल हो जाती है तुम्हारी। कहाँ से कैलोरी थ्योरी लाते हो यार? तुम 10,000 कैलोरी भी फैट उसको दोगे ना, वो वेट गेन नहीं करेगा टाइप 1 डायबिटिक, क्योंकि उसके पास इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं है उस फैट को स्टोर करने के लिए। ये चीज है। और इसलिए इवन कार्ब्स भी उसका फैट के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, इसलिए यूरिन में वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्सक्रीट करता है। और वो वैसे जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए बहुत मतलब प्रोन होते हैं एक्चुअली वो डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर वो इंसुलिन बाहर से नहीं लेंगे देन वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और वो सीधे आईसीयू में लैंड अप करते हैं वैसे पेशेंट्स। तो इस चीज़ को समझना, साइंस बेसिकली बहुत बेसिक है, ये पता नहीं क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लोग इसको समझने में। डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होना है, बस सिंपल सी यही बात है, क्योंकि सारा साइंस वहीं पे, कार्बोहाइड्रेट है तभी इंसुलिन है और तभी फैट स्टोरेज है, तभी हम ग्रेजुअली वेट गेन करते हैं। उसको हटाओ ना यार, देखो उसको हटाने के बाद देखो तुम वेट गेन नहीं करोगे, कितना भी खा लो फैट प्रोटीन। ये मेरा दावा है, मैं कर रहा हूँ ना, 7 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ इस कीटोजेनिक डाइट को। तो ये मेरी बॉडी वेट 82-83 के आसपास ही रहती है। तो मेरे से जो डिबेट करते हो पहले खुद को मिरर में देख लो और मुझे तो देख ही रहो, कंपेयर कर लो, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों डिबेट नहीं करना चाहिए इससे। क्योंकि मैंने तो कोई ड्रग्स स्टेरॉइड भी नहीं लिया है, काफी क्रेडिबल इंसान हूं मैं, है ना। तो उस मामले में मेरे से डिबेट किसी को करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि साइंस बिहाइंड कीटोजेनिक डाइट विच हेल्प्स टू प्रमोट वेट लॉस। अब बात करते हैं, क्या कीटोजेनिक डाइट सबके लिए सूटेबल है या फिर कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनके लिए कीटो डाइट मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इस पर आपका क्या मानना है? सेम आर्ग्यूमेंट फिर से, जिस डाइट को हम खाकर इवॉल्व हुए हैं वहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये किसके लिए एक्चुअली अप्रोप्रिएट है, किसके लिए नहीं है। हम सारे लोग होमो सेपियंस हैं, इसी डाइट को हम खाकर इवॉल्व हुए हैं और ये हर एक ग्रुप के लिए एक्चुअली प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, जैसे मैक्रोज में हम ऊपर नीचे थोड़ा सा हम मैनिपुलेट कर सकते हैं पेशेंट वाइज, इंडिविजुअल वाइज, लेकिन वो फॉर्म कीटोजेनिक डाइट का ही फॉर्म होगा। हो सकता है किसी को हायर प्रोटीन थोड़ा रखना पड़े, लोअर फैट के साइड रखना पड़े, किसी को हायर फैट लोअर प्रोटीन की तरफ रखना पड़े। मतलब मैं एक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, टोटल कैलोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उनका जो मैक्रोज होगा मोस्टली फैट ज्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा रिलेटिवली, और किसी का हो सकता है प्रोटीन ज्यादा हो, फैट थोड़ा कम हो। कहने का मतलब किसी के लिए 60% फैट 40% प्रोटीन, किसी के लिए 65% फैट 35% प्रोटीन। तो यहाँ पे बस चेंजेस आएगा, लेकिन कीटोजेनिक डाइट सभी के लिए अप्रोप्रिएट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इस डाइट का मेरे हिसाब से फिलहाल तक। तो अभी तक तो मैं किसी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसा मैं नहीं जानता हूँ जहाँ पे कीटोजेनिक डाइट को बोले कि नहीं करना है। अरे यार खुद सोचो, जो डाइट ही तुम्हारा एक एक्चुअली इंस्टिंक्ट है, उस चीज को खाकर तुम इवॉल्व हुए हो, किसी डिजीज में वो मना क्यों होगा? वो तो फूड है ना तुम्हारा, तो तुम फूड को मना थोड़ी कर दोगे किसी डिजीज में। वो तो डिजीज हुआ ही तुम्हें इसलिए क्योंकि तुमने अपना फूड नहीं लिया सालों से, है ना। तो उस डाइट को अलग एक नाम देके, एक कोनोटेशन दे करके उसको तुम जो यूज करते हो, ओ कीटोजेनिक डाइट हो, कीटो बैड, कीटो एसिडोसिस, कीटोसिस और कीटो एसिडोसिस का तो डिफरेंस ही नहीं पता है डॉक्टर्स को, डाइटिशियंस को। तो ये लोग कहाँ से समझेंगे इस साइंस को? तो जो तुम्हारा फूड है, तुम फूड को तो कभी मना नहीं करते, मना तुम्हें नहीं करना चाहिए खाने के लिए किसी भी डिजीज कंडीशन में। फूड होता है, और फूड वही होता है जो तुम्हारे डिजीज को ठीक करे और जो तुम्हें डिजीज होने ना दे तुम्हारी डिजीज को, यही फूड है। और यही फूड है हमारा कीटोजेनिक डाइट पैटर्न का ही जो हम तरीका है, वो हमारे लिए फूड है। एप्रोप्रिएट वो तब होगा जब हम कार्निवोर फॉर्म करते हैं कीटो का। एंड ऑफ द डिबेट, खत्म, सब खत्म। बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे ब्रेन के लिए बेटर फ्यूल क्या है? कोई कहता है कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, कोई कहता है कीटोन चाहिए। तो बीइंग अ मेडिकल
बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, आपका क्या ओपिनियन है साइंटिफिक तरीके से? आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करिए ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों को ये समझ में आए, जो डिबेट करते हैं बैलेंस डाइट पे, मॉडरेशन पे, उनको थोड़ा अकल आए। हाँ, प्लीज इस मैं पे मैं बात बता रहा हूँ करिए। एक्चुअली रघु, क्या है ना कि एक्चुअली जितने लोग मैं देख रहा हूँ, लोग जी। आप स्पेस में भी जितने लोग काम कर रहे हैं ना, वो भी हाँ। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनके पास भी नहीं है। बस इतना जान गए हैं वो कि लो कार्ब सही है, तो वो करवा रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है डेफिनेटली। लेकिन साइंस को समझना और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को रखना किसी टॉपिक के लिए, वो इंटायरली एक अलग चीज़ है। वो कैपेबिलिटी सबके पास नहीं होती है, और लोग नहीं समझ पाए हैं अभी भी कि एक्चुअली कीटोजेनिक डाइट एक्चुअली क्या है, कीटोन क्या है, कैसे ये काम करता है। बस वो जानते हैं कि इससे रिजल्ट आता है, खुद पे किया तो वो दूसरों पे करा रहे हैं, और कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई डिग्रीज नहीं है उनके पास, लेकिन वो करा रहे हैं। ठीक है, सक्सेसफुल है, अच्छी बात है, लेकिन समझते नहीं है स्टिल, वो उनको भी नहीं पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जहाँ तक बात रही ब्रेन के लिए बेटर फ्यूल क्या तो है? जहाँ तक बात रही बेटर फ्यूल की, तो हमारा जो ब्रेन है ना, एक्चुअली जो बॉडी है, वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ग्लूकोज से डिराइव कर रहा है, नो डाउट। इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है एक्चुअली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस ग्लूकोज के लिए हमें डाइट में लेने की जरूरत है, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को। ओके। मोस्ट ऑफ द एनर्जी हम ग्लूकोज से डिराइव कर रहे हैं, स्पेशली ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ब्रेन जो है हमारा, वो ग्लूकोज डिपेंडेंट है काइंड ऑफ। अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हम ब्रेन डेड हो जाएंगे इमीडिएटली, विद इन मिनट्स। ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स। तो अगर हम कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास लेवरेज होता है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि अगर ग्लूकोज हमारे पास कम भी होगा ब्लड में, है ना, तो उस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा कीटोन बॉडी आ गया है ब्लड में। बस यही है। प्रेफरेंस की बात ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली प्रेफर्ड फ्यूल कौन सा है। डोमिनेंट फ्यूल है ग्लूकोज, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रेफर्ड क्या है ये एक्चुअली किसी को नहीं पता है। तो डोमिनेंट फ्यूल वो है, कहने का मतलब है अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज अगर नहीं रहे तो हम इंस्टेंटली डेड हो जाएंगे, अगर कीटोन नहीं रहे तो हम डेड नहीं होंगे, है ना। तो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट जो है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट कंज्यूमर, ऑब्लिगेट मैनर में हमें ग्लूकोज चाहिए ब्रेन को। तो अगर वो ग्लूकोज हमें 100% ग्लूकोज अगर मिल रहा है, हमें कोई बीमारी नहीं है जहाँ पे हम ब्रेन हमारा उस 100 पूरी तरह से एनर्जी ग्लूकोज से डिराइव कर पाता है, देन हमें एक्स्ट्रा उस एडजंक्ट फ्यूल की जरूरत नहीं है, जैसे कीटोन बॉडी, है ना। ऑल्टरनेटिव टर्म भी मैं यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव टर्म का मतलब होता है कि आप एक फ्यूल को ऑल ऑफ ए सडन लाए कहीं से नहीं। हमारे ब्लड में, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, जितने भी कीटो गुरुज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको नहीं पता है कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी कीटोन्स ऑलवेज होता है। इवन हाई कार्ब डाइटर्स में भी होता है कीटोन्स। प्रॉब्लम यह है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, ब्लड में इतना नहीं होता, डिटेक्टेबल अमाउंट में नहीं होता कि वो किसी मशीन पे, किसी कीटोमीटर पे वो डिटेक्ट कर पाए, या फिर लैब वर्क में वो डिटेक्ट कर पाए अपने कीटोन को। Exactly. तो कीटोन एक्चुअली इतना वो स्टेट एक्चुअली हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं ना, अगर एक खाना अभी हमने लिया और 8 घंटे बाद कोई मील लिया, तो इस फेज में एक्चुअली हमारा इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में ब्लड में कीटोन्स रहता है। बट क्योंकि वो डिटेक्टेबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी में कीटोजेनेसिस नहीं हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हटा करके अपनी डाइट में कीटोन्स के लेवल को बढ़ा रहे हैं, ब्लड में बढ़ा रहे हैं सॉरी, तो वो क्या होगा कि अब जो है हमारा ब्रेन, वो जो 100% डिपेंडेंट था ग्लूकोज पे, अब वो 100% डिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। अब वो कीटोन्स पे भी अपना एनर्जी वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और एनर्जेटिकली, मेटाबॉलिकली कीटोन्स को मैं बेटर बोलता हूँ। लेकिन प्रेफर्ड फ्यूल कौन सा है ये नहीं पता किसी को, इस पे बेकार है बहस करनी, किसी को बहस नहीं करना चाहिए इस पे। एनर्जेटिकली बेटर इन द सेंस कि हमारी ब्रेन में भी एक इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन जब भी होगा तो ब्रेन तो उससे बचेगा नहीं ना, ब्रेन भी सिस्टम का पार्ट है हमारे होल सिस्टम का। तो अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो ब्रेन भी अफेक्ट होता है, और उस स्टेट में ग्लूकोज को ब्रेन जो है यूज नहीं कर पाता 100% मैनर में, पूरी तरह से एनर्जी को, जितनी एनर्जी ब्रेन को चाहिए वो ग्लूकोज से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में एक्चुअली उस ब्रेन को कीटोन चाहिए होता है, और उस सिचुएशन में एक्चुअली कीटोन्स को वो प्रेफर करता है, इसलिए क्योंकि आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में है भी, और उस एनर्जी गैप को एक्चुअली वो फिल कर रहा है, क्योंकि वो सारी एनर्जी हम ग्लूकोज से उस समय एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं।
तो एक्स्ट्रा जब हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्यूल होता है तो हम उसे प्रेफर करते हैं। तो इस मैनर में प्रेफर्ड हम कह सकते हैं, लेकिन इन जनरल बोलना कि ब्रेन के लिए क्या प्रेफर्ड है, ये बेकार फिजूल की बातें हैं, कहने का ये मतलब है मेरा। तो आई होप कि मैं काफ़ी क्लियर था इस पॉइंट पे और इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ना ना बिल्कुल सर। तो क्या अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू प्लीज शेयर सम सक्सेस स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स और इम्प्रूवमेंट्स विद कीटोजेनिक डाइट? क्योंकि ये एक मेरे हिसाब से बहुत मेजर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, क्योंकि इससे ही लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हम क्या चीज़ें क्रॉनिक डिजीजेज या जो भी हैं वो रिवर्स कर सकते हैं, या एक्चुअल में कैसे बेनिफिट्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस डाइट। हाँ यार, एक्चुअली तो मतलब सक्सेस स्टोरीज ही है जो मुझे घमंडी बना दिया है एक्चुअली, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन तो मेरे पास है नहीं। तो सक्सेस स्टोरीज तो ऐसी ऐसी है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मतलब एक एक्चुअली मेरे अभी तक के मतलब मैं 4 ईयर से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और खुद पे करते हुए तो काफ़ी लंबा समय हो गया, 7 to 8 ईयर्स हो गए लगभग, लेकिन इस को मैं प्रैक्टिस में लाया हूँ ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए अब। और अभी तक 2 पेशेंट्स हैं मेरे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो रिवर्स किए हैं अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को। और ये थोड़ा सा मतलब डॉक्टर्स के लिए काइंड ऑफ थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब अनएक्सेप्टेबल सा हो जाता है उनके लिए ये सिचुएशन, और एम्बैरेसिंग भी होता है उनके लिए, क्योंकि ऐसे रिजल्ट जब आते हैं एक एवरेज मेडिकल डॉक्टर से, तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं नेफ्रोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ या कार्डियोलॉजी में कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, जब सिंपल लाइफस्टाइल चेंज करके रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो डिग्री का क्या फायदा, वो ये सोच रहे होंगे। तो सक्सेस स्टोरीज ही है जो मुझे कॉम्पिटेंट बनाई है। तो वो पेशेंट का सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, और मेरी खुद की मेहनत है एक्चुअली, और मेरा डेडिकेशन है, पैशन है इस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से मैं इस बात को एक्चुअली चुना हूँ, चूज़ किया हूँ, और रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि अब कोई भी अनसी नहीं कर सकता रिजल्ट्स को, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स अब देख रहे हैं मेरे पोस्ट स्टोरीज को। पहले बहुत क्रिटिसाइज करते थे मुझे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कर रहा है रिजल्ट है इसके पास, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते इसे, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है रिजल्ट। तो 2 पेशेंट्स हमारे मेरे क्रॉनिक किडनी डिजीज के रिवर्स, एक पेशेंट मतलब दोनों पेशेंट ऑलमोस्ट 1 मंथ में अपने क्रिएटिनिन को, एक पेशेंट ने क्रिएटिनिन 2 से 1.11 के आसपास लाया, एक पेशेंट 1.5 से 1.1 लाया क्रिएटिनिन, और दोनों पेशेंट्स हमारे 1.5 मंथ्स अराउंड में ये रिवर्स हो गए किडनी डिजीज के। और बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स ठीक किया हूँ, और क्रॉनिक गट इश्यूज हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज। मेरी मम्मी को इरिटेबल बावल सिंड्रोम था, उनका ठीक हुआ कंडीशन। मेरी मम्मी को गाउट हुआ, वो सही हुआ। मेरे भैया को गाउट का एपिसोड आया 1-2, वो सही रहता है। मेरे पापा को डायबिटीज़ 15 ईयर्स पहले था, वो एक इतिहास बन के रह गया। अभी नहीं है। और मुझे लगता है कि डायबिटीज और फैटी लिवर ये सब तो चलते फिरते ठीक हो जाता है। यूं ही ठीक हो जाता है, उसमें कुछ वो नहीं अगर है लाइफस्टाइल चेंज कर। उसमें मतलब मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, मैं बस बता रहा हूँ सही चीज, और सही चीज करने से ही आपके पास रिजल्ट आएगा। मैं तो उठा के आपको कुछ दे नहीं दे रहा हूँ ना कि हाँ आपके मैं डायबिटीज के बर्डन को मैं हटा दूंगा, ऐसा कुछ, ये कोई भगवान या फिर ऐसा कुछ वो सब चीज नहीं है। उस तरह का इमेज मैं बनाना नहीं चाहता। मैं बस सही चीज बता रहा हूँ। एक जो इंसान की एक ड्यूटी है राइट इन्फॉर्मेशन देने की एक डॉक्टर्स की, वही मैं कर रहा हूँ। और सही चीज को अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हारे पास भी रिजल्ट आएगा, तो तुम भी हेल्प कर सकते हो लोगों को। तो बस यही चीज है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बीमारी है जिसको मैं मतलब रिजॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्रॉनिक डिजीज के टर्म्स में। जैसे गाउट हो गया, मतलब घर में तो हो ही गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और अगर डिमेंशिया का एक है प्रॉब्लम, वो भी बहुत होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये सारी चीजें रिवर्स हुई हैं पेशेंट्स की। और मतलब मोस्ट GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मेरे एक एक्चुअली प्रोफेसर थे जब मैं MBBS कर रहा था, वो फार्माकोलॉजी पढ़ाते थे मुझे, बहुत अच्छे टीचर और बहुत हम्बल, बहुत जेंटल हैं। और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ किशले इनरोल कर लो मुझे अपने एज ए स्टूडेंट, तो मुझे एज अ पेशेंट एक्चुअली। तो उनकी दवाइयाँ बंद हुई, जो वो 5 ईयर्स से पेंटाप्रोजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खा रहे थे GERD के लिए। तो डॉक्टर्स एक्चुअली मतलब हील हो रहे हैं, खुद को हील कर पा रहे हैं मेरे से गाइडेंस लेकर के। तो मुझे ऐसा लगता है वैसे डॉक्टर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और वैसे डॉक्टर्स के लिए जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं और हार्श होते हैं, तो
मेरे कंटेंट्स एक्चुअली वैसे डॉक्टर्स के लिए हैं भी नहीं, मेरे कंटेंट्स वैसे डॉक्टर्स के लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद को बदलना चाह रहे हैं। डॉगमेटिक हैं, इनग्रेन्ड हैं एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम के साथ। तो मेरा कंटेंट्स उनके लिए होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तो यार टीज करने का मुझे भी हक है। जब तक मैं टीज करूंगा नहीं तुम लोग सुधरोगे नहीं, है ना। तो सुधारने के लिए जैसे बोलते हैं ना कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते हैं, वही चीज़ है। तो वो करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है लोगों को क्रॉनिक डिसीज की वजह से। एग्जैक्टली सर। तो मेरे ख्याल से हमने पहला पार्ट एपिसोड का काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया। Exactly. और बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। और एक जाते जाते आप एक जनरल ओवरव्यू मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में दीजिए कि क्यों आपको फॉलो करना चाहिए कीटोजेनिक डाइट के लिए, सही इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए कीटो डाइट के रिगार्डिंग, और जो भी बताना चाहें। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को कोई देखने के बाद ये क्वेश्चन उसके मन में आना भी चाहिए कि मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए, है ना। एक तो अब एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने के बाद। एक तो मैं अपने साथ मैं फेस वैल्यू तो कैरी करता ही हूँ, और साथ ही साथ फेस वैल्यू के साथ साथ यार तुम मेरे कंटेंट्स को देखो, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा, रिजल्ट्स हैं। कोई अगर बंदा अगर भीड़ से हट के काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वो इडियट है ना। तो सही हो सकता है, थोड़ा समय दो, दिमाग नहीं है मानता हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द लोगों का IQ अभी 100 के नीचे आ गया है, सभी ह्यूमंस का, जो सही नहीं है, और उसकी वजह से ही प्रॉब्लम। लो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाँ, लो फैट डाइट, वही प्रॉब्लम है एक्चुअली। वीगन डाइट भी अभी बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, फैशन में ट्रेंडिंग है। तो वो सब ट्रेंड को थोड़ा सा खत्म करके थोड़ा दूसरी चीज़ों का ट्रेंड लाना है, जो एक्चुअली इवोल्यूशनरी हमारे लिए जो सही है उसका ट्रेंड लाना है हमें। और वो ट्रेंड एक्चुअली वो ट्रेंड नहीं होगा, वो हमारा इंस्टिंक्ट है, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, और उसी पे हम सस्टेन करेंगे, बेटर रहेंगे, दूसरों के साथ भी हम अच्छा बिहेव करेंगे। देखो कितना क्राइम बढ़ा हुआ है यार, आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्राइम करता रहता है। ये क्या है, सब मेंटल इलनेस है ना। मेंटल इलनेस क्यों हो रहा है? कोई कार्निवोर डाइट, कोई कीटोजेनिक डाइट तो नहीं कर रहा है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बैलेंस डाइट फॉलो कर रही है। तो अब देखो डाइट में बैलेंस आने से कितना कुछ इम्बैलेंस हो जाता है लाइफ में, है ना। डाइट को बैलेंस मत रखो यार, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा अपने आप। डाइट को अनबैलेंस रखो, मैं बार बार यही कहता हूँ, उसके बाद लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बहुत मेजर फैक्टर रोल मतलब बहुत मेजर फैक्टर है ये एक्चुअली तुम्हारे हेल्थ को रेगुलेट करने में, बेटर हेल्थ के लिए बहुत मेजर रोल है इसका डाइट का। डाइट को इग्नोर मत करो। 99.9999 मैं बोलूँगा परसेंट तुम्हारे डाइट का ही है। एक्सरसाइज वगैरह तो मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मेरा शौक है खुद को मिरर में देखना और अच्छा दिखना, तो एक्सरसाइज कर लेता हूँ। वरना एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है तुम्हें हेल्दी रखने के लिए, या डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, या लॉन्जेविटी के लिए भी कुछ नहीं है। अगर करोगे तो डेफिनेटली वो एडवांटेज मिलेगा तुम्हें, एक्स्ट्रा बेनिफिट तुम लोगे, लेकिन बेसिक फाउंडेशन जो है हमारा वो हेल्थ है, और वो हेल्थ डाइट से आता है, एक्सरसाइज से नहीं आता है। इस चीज़ को समझना है। ओके फाइन। तो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट को यहाँ पे खत्म करने का नहीं पड़ेगा भाई, समय आ गया, क्योंकि ये प्लान है ना बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं भी नहीं सोचा था एक्चुअली कि वन एपिसोड में कवर अप मतलब सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट सही है, क्योंकि साइंस को बताना है तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कर लेंगे। एग्जैक्ट, बिल्कुल। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे और डीप में डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट से एक ओवरव्यू मिलेगा पब्लिक को कि कीटोजेनिक डाइट है क्या, और नेक्स्ट पार्ट में वो सीखेंगे कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिजीज़ को रिवर्स करने के टर्म्स में, या फिर अपने आसपास अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता आज का जो एपिसोड होगा, आज का जो एपिसोड हमारा रहा, वो मुझे नहीं लगता इंडिया में इस तरह से कीटोजेनिक डाइट का कोई डाइसेक्शन किया होगा अभी तक। मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं सुना हूँ। पता नहीं किया होगा तो घर में किया होगा अपने, बट हमने कर दिया है, ये हमारी ड्यूटी है। घर में उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उसे पता है कि इसको घर में ही किया जा सकता है, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया नहीं जा सकता, क्योंकि उतना वेरासिटी नहीं है मेरी चीज़ों में। मुझे पता है मैं जो बोलता हूँ कितना सही होता है, वो कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि ये इस कीटोजेनिक डाइट पे ये जो वीडियो हमारा है, पॉडकास्ट है, ये बेस्ट है। और आने वाले समय में मतलब बहुत सालों में अगर कोई बोल भी पाएगा इस तरह से, तो वो शायद मेरी वीडियोस को देखा होगा तभी बोल पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन ऑन दिस चैनल, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप कुछ कहना चाहें तो? बस अब जो भी कहूँगा अगले एपिसोड में कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, ओके सर, बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, जानने को कीटो डाइट के बारे में। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियोस हैं बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, जो आपके डाउट्स हैं, मिथ्स हैं इंडियन फिटनेस में, वो आपके क्लियर होंगे बहुत जल्द। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और अच्छे से होगी। तो अगर आप पहले के वीडियोस देखेंगे उनके चैनल पर, तो आपको एक काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या सही है हमारे लिए, क्या चीज़ें नहीं, और बहुत कुछ। सो बिना देरी के सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को भी, डॉक्टर साहब के चैनल को भी, और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।